नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने आप सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को पिक किया है। आप सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को मैंने लिया है, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है तो उससे रिलेटेड भी मैंने कई सारे सवाल लिए हैं, जिसमें आपको कई सारी नई चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी, कई सारी नई जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। उसके अलावा दोस्तों, मैंने पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से रिलेटेड भी कई सारे सवालों को यहाँ पर पिक किया है। उसके अलावा अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, आपने आवेदन कर रखा है, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा मैंने फिक्स डिपॉजिट स्कीम के भी सवालों को शामिल किया है, तो उससे भी रिलेटेड अगर आप लोगों की क्वेरी है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दें, आप सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दें। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है शिवांग कुमार जी का। इनका कहना है कि सर, केसीसी में सब्सिडी ऑटोमेटिक आती है या कहना पड़ता है? यदि कहना पड़ता है तो सब्सिडी न लगाएं तो क्या करें? इनका कहना है कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन में जो सब्सिडी मिलती है 3%, वो अपने आप खाते में क्रेडिट हो जाती है या फिर ब्रांच में कहना होता है? और अगर कहना होता है और अगर हम ना कहें और वो हमारे खाते में सब्सिडी ना डालें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो शिवांग जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि सब्सिडी किसी को डालना नहीं होता है। सब्सिडी अपने आप आपके खाते में क्रेडिट होती है। अगर आप सब्सिडी के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, आपने केसीसी की सब्सिडी की शर्तों को पूरा किया है, तो आपके खाते में ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके लिए ब्रांच का कोई भी रोल नहीं होता है। अगर आपने मानकों को पूरा किया है, सब्सिडी के जो भी मानक होते हैं, अगर उन्हें आपने पूरा किया है तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं और आपका नाम उस सब्सिडी की लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसका डेटा ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है और वो 3% की सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो सब्सिडी में बैंक का कोई भी रोल नहीं होता है, आपको किसी से भी नहीं कहना है, आपके खाते में ऑटोमेटिक सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी अगर आप एलिजिबल हैं। अगला सवाल है राजमीना जी का, जयपुर से। इनका कहना है कि सर, हमारा पीएम किसान में अभी तक एसबीआई अकाउंट लगा हुआ है, क्या इसे हम चेंज कर सकते हैं? हम इसे चेंज करके बीओआई अकाउंट नंबर जोड़ना चाहता हूं, तो क्या हम जोड़ सकते हैं? अभी तक इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहा है और इनका कहना है कि अब हम पैसा बैंक ऑफ इंडिया में लेना चाहते हैं, तो क्या जोड़ सकते हैं? तो जी हाँ राज जी, हम बताना चाहते हैं आपको, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आधार मोड से दिया जा रहा है। अकाउंट मोड पहले था, अब वो चेंज हो गया है, अब आपको पैसा आधार मोड के माध्यम से दिया जा रहा है। अगर आप उसे चेंज कराना चाहते हैं तो आपका जो नया बैंक अकाउंट ओपन होगा वो आपका एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। जो आप नया बैंक अकाउंट बीओआई का खुलवा रहे हैं या फिर पहले से आपका खुला है, तो उस अकाउंट को आपको एनपीसीआई से लिंक करना होगा और आपको एसबीआई जाना होगा। जिस अकाउंट में अभी तक आपको पैसा मिल रहा है पीएम किसान का, उसे आपको आधार वहाँ से हटवाना होगा, अपने उस एसबीआई वाले अकाउंट को एनपीसीआई से डी लिंक कराना होगा, यानी डिलीट कराना होगा। जब आप एसबीआई से डिलीट करा देंगे, उसके बाद आप बैंक ऑफ इंडिया जाएंगे, वहाँ पर आप बोलेंगे कि आप हमारे खाते को आधार से लिंक कर दीजिए, साथ ही इसे एनपीसीआई से भी मैप कर दीजिए। जैसे ही आपका बैंक ऑफ इंडिया वाला अकाउंट होगा वो एनपीसीआई से मैप हो जाएगा 3 दिन में, वैसे ही आपके पीएम किसान के पोर्टल पर ये बैंक ऑफ इंडिया वाला अकाउंट अपडेट हो जाएगा और आगे से आपको पीएम किसान योजना का पैसा बैंक ऑफ इंडिया वाले खाते में मिलने लगेगा। अगला सवाल है जितेंद्र सागर जी का। इनका कहना है कि सर, बैंक वालों का कॉल आता है, वो कहते हैं कि हम आपकी ज़मीन की कुर्की करा देंगे। यानी इन्होंने केसीसी लोन ले रखा है और ये बता रहे हैं कि अभी हमारा जो बैंक केसीसी अकाउंट है वो एनपीए नहीं हुआ है। तो जितेंद्र सागर जी, हम आपको बताना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जब तक आपका बैंक अकाउंट एनपीए नहीं होगा तब तक बैंक आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएगा वसूली का। तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट मेरी समझ से एनपीए हो चुका होगा, आपको जानकारी नहीं होगी। और अगर एनपीए नहीं हुआ है, बैंक वाले बिना वजह दबाव बना रहे हैं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपका बैंक अकाउंट एनपीए हो जाएगा, उसके बाद कुर्की की बात हम ना नहीं कर सकते कि नहीं हो सकती, लेकिन ये संभव भी नहीं इतनी आसानी से। इसके लिए बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में कोई भी मैनेजर फंसना नहीं चाहता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी आरसी जारी कर देंगे, आपकी सिविल ख़राब कर देंगे, ये सब तो उनके हाथ में होता है, वो कर देंगे। लेकिन ज़मीन की कुर्की कराना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने अकाउंट को एनपीए होने से पहले अगर नहीं हुआ है तो उसे रेगुलर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी एक बार सिविल ख़राब हो गई तो फिर भविष्य में बहुत जल्दी वो सुधरती नहीं है। तो इसलिए आप भविष्य में अपने किसी भी लोन नहीं ले पाएंगे अगर आपकी सिविल ख़राब हो गई। तो इसलिए आप अपने अकाउंट को एनपीए मत होने दीजिए। अगर एनपीए नहीं हुआ है तो
बाकी बैंक वालों की कॉल आती है तो आप उनसे बात करिए, बैंक जाइए, उनसे सलूशन पूछिए कि किस वजह से आप कॉल करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूरी जानकारी नहीं दी है कि पैसा आपने कितने दिन पहले निकाला था और कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियो हमारे देख लीजिएगा केसीसी के कि केसीसी एनपीए कितने दिन में होता है, क्या तरीका होता है, किस तरह से एनपीए होता है। इस पर मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, तो जाकर के देख लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करिएगा, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मेरी समझ से जितेंद्र जी आप समझ गए होंगे कि अगर आपका केसीसी अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है और बैंक आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि हम आपकी ज़मीन की कुर्की कर देंगे, तो इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत लंबा समय लगता है। ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से संभव नहीं है, तो आप बिना वजह इतना परेशान ना हो। अगला सवाल है सऊदी इन्फॉर्मेशन जी का। इनका कहना है मैंने लोन चुका दिया है फिर भी ज़मीन बंधक दिखा रहा है, जो 1 लाख रुपए बंधक दिखा रहा है। तो सऊदी इन्फॉर्मेशन जी हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने केसीसी लोन ले रखा था, आपने अपना लोन पे कर दिया है, उसके बाद भी आपकी ज़मीन 1 लाख रुपए पर बंधक दिखा रही है, आपके इंतखाब पर वो बंधक का आदेश चढ़ा हुआ है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बंधक मुक्त अपने आप नहीं होता है। आपने लोन पे कर दिया वो अलग बात है, लेकिन ज़मीन आपको अपनी बंधक मुक्त करानी है तो उसके लिए आपको जो भी स्टाम्प ड्यूटी होगी, आपके यहाँ आप कहाँ से हैं, आपके यहाँ क्या स्टाम्प ड्यूटी है। वैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 220 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगती है अगर आप अपनी ज़मीन को बंधक मुक्त कराते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि आपको 220 रुपये के स्टाम्प लाने हैं, डिस्चार्ज के जो फॉर्म होते हैं वो ला करके देने हैं। बैंक उसी फॉर्म पर और स्टाम्प पर सभी डिटेल्स फिल करके दे देता है, आपको वो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस और तहसील में देने होते हैं। तो आपकी ज़मीन 3 से 4 दिन में बंधक मुक्त हो जाती है। बैंक उसे बंधक मुक्त अपनी तरफ से नहीं करता है, ये आपको खुद ही कराना होगा कि मैंने आपका लोन पे कर दिया है तो अब आप हमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दीजिए, जिससे हम अपनी ज़मीन को बंधक मुक्त करा पाएँ। लेकिन ये आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि आपका स्टेट इसके लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी लेता है या नहीं लेता है। अगर लेता है तो कितने रुपए की लेता है, आपको बैंक से पूछना होगा और उतने रुपए की स्टाम्प आपको ले जा करके बैंक में देना होगा, तभी आपकी ज़मीन बंधक मुक्त हो पाएगी। अगला सवाल है नवल सिंह जी का। इनका कहना है कि सर 3 लाख रुपए के केसीसी लोन पर कितनी सब्सिडी मिलती है। तो नवल सिंह जी हम आपको बताना चाहते हैं, आपका टोटल ब्याज बनेगा 3 लाख रुपए का, लगभग 3,21,000 रुपये जब आप पे करेंगे, 21,000 लगभग ब्याज बनेगा आपको। तो आपको लगभग 3,21,000 पे करना है ब्याज समेत। उसके बाद मार्च में जब आपकी सब्सिडी आएगी तो ये लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में आएगी, क्योंकि 4% आपको पड़ता है, 3% ही आपको छूट मिलती है। तो 3 लाख रुपए की अगर हम 3% की बात करें तो लगभग 9 हज़ार रुपये होता है। तो 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में आपको 1 साल की सब्सिडी मिल जाएगी। अगला सवाल है यूजर X7, यहाँ पर नाम सही से मेंशन नहीं हो रहा, इसमें लिखा है यूजर X7 NW9OV2X। इनका सवाल है सर अगर मेरी FD रिसिप्ट खो गई है, अगर किसी को मिल जाए तो वो मेरे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र तो नहीं कर पाएगा, प्लीज़ सर रिप्लाई ज़रूर करें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी को आपकी FD की रिसिप्ट मिल जाती है, यानी आपका FD बॉन्ड जो खो गया है, तो ऐसे वो आपके इसके पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, क्योंकि बैंक में साइन मिलाए जाएंगे, पहचान की जाएगी कि जिस व्यक्ति ने FD की थी वही व्यक्ति रिसिप्ट लेकर के सामने आया है नहीं आया है, ये देखा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो FD होती है उसका पैसा उससे लिंक सेविंग अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, वो कोई दूसरा अकाउंट ले जा करके दे नहीं सकता। मतलब मान के चलिए अगर आपकी FD है और मैं उसे पा गया, तो चूंकि वो आपकी FD आपके सेविंग अकाउंट से लिंक है, ना कि मेरे सेविंग अकाउंट से, तो जब भी वो FD टूटेगी तो वो आपके ही सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, उसको आप कैश नहीं ले सकते, वो पैसा अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है और उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है जो FD का अकाउंट उससे लिंक होता है। चूँकि किसी भी व्यक्ति की एक बैंक में कस्टमर ID एक होती है, उससे उसके कई सारे अकाउंट हो सकते हैं, लोन अकाउंट हो सकते हैं, FD अकाउंट हो सकते हैं, RD अकाउंट हो सकते हैं, सेविंग के या फिर करेंट के कई सारे अकाउंट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कस्टमर ID तो सेम होगी, उसी जिस कस्टमर ID से आपका सेविंग अकाउंट है उसी कस्टमर ID से आपकी FD होगी, तो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि साइन मिलाए जाएंगे, सब कुछ मिलाया जाता है, उसके बाद ही बैंक पैसे को ट्रांसफ़र करता है। तो इतना आसान नहीं, आपकी अगर FD खो गई है तो आप दूसरी FD का बॉन्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको FIR करनी होती है, अपने थाने या नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना होता है, वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मेरे पास इतने रुपए का FD का बॉन्ड था, जिसका खाता नंबर ये था, इस बैंक की थी और मुझसे खो गया है, कहीं कृपया उचित कार्यवाही करें। और उसके साथ में आपके स्टेट में देखना होगा कितनी स्टाम्प ड्यूटी है। उत्तर प्रदेश में 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी है, आपको 100 रुपये का एक स्टाम्प देना होता है। उसके साथ में आपको 10 रुपये की स्टाम्प पर एक एफिडेविट भी देना होता है, तो आपका दूसरा सेकंड कॉपी बना करके दे दी जाती है FD की, जिससे आप अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। अगला सवाल है टीकम सिंह जी का। इनका कहना है कि सर हमने KCC जनवरी में लिया था और अभी भर रहे हैं, तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि मार्च तक कहीं ब्याज लगेगा, फिर मार्च के बाद ब्याज लगेगा, तो बाद में भरना होगा, तो क्या कर सर हमें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनका कहना है कि सर मैंने पैसा जो लिया था वो जनवरी में लिया था,
और बैंक वाले कह रहे हैं कि ब्याज जो लगेगा वो मार्च में लगेगा। तो अभी हम इस लोन को भरें या ना भरें, हमें सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो टीकम सिंह जी, हम आपको बताना चाहते हैं, आपने पैसा अगर 1 जनवरी को लिया है तो आपको हर हालत में इसी वर्ष 31 दिसंबर तक आपको जमा कर देना है। इससे लेना देना नहीं है कि आपका कितना ब्याज लगा। ब्याज आपका एक ब्याज पहले मार्च में लग चुका है, दूसरा ब्याज आपका सितंबर में लग चुका है, इसी महीने पिछले महीने सितंबर में लगा है 26-27 तारीख में। तो 2 ब्याज आपके खाते में ऑलरेडी लग चुके हैं। मार्च का जो ब्याज होगा वो तीसरा ब्याज होगा। तो आपको इन दोनों ब्याज के समेत आपके जो भी पैसा लिया था और दोनों का ब्याज, मार्च में जो ब्याज लगा, उसके बाद जो सितंबर में ब्याज लगा, टोटल मिलाकर के जमा कर देना है और आपको 10-20 रुपये ज़्यादा ही जमा कर देने हैं, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दिसंबर के बाद जमा करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अगला सवाल है गुरदर्शन जी का। इनका कहना है कि एनिमल KCC 1,60,000 ना भरें तो बैंक क्या कर सकता है? तो गुरदर्शन जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका 1,60,000 रुपये का एनिमल KCC लोन है और अगर आप उसे ना भरें तो बैंक क्या कर सकता है? देखिए, ये चूँकि सिक्योर्ड लोन नहीं है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक नहीं है, तो इस लिहाज से बैंक आपके ऊपर विशेष दबाव तो नहीं बना पाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बैंक आपके ऊपर मानसिक रूप से दबाव अवश्य बनाएगा, क्योंकि बैंक यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन आपको दे रखा है, तो कोई प्रॉपर्टी बंधक नहीं। अगर बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी बंधक होती तो फिर तो आप कहीं भाग ही नहीं सकते थे। लेकिन अब चूँकि अगर आप नहीं भरते हैं तो उस दशा में बैंक आपके घर आएगा, कई बार आएंगे, कई कर्मचारी आएंगे, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको नोटिस भेजा जाएगा, आपकी RC जारी कर दी जाएगी, उसके बाद आपका सिबिल खराब कर दिया जाएगा, क्षेत्र में आपकी बदनामी होगी। हो सकता है बैंक में एक बैनर लगा दिया जाए, उसमें आपका नाम लिख दिया जाए कि ये बकायेदार है हमारी बैंक के, या फिर आपके गांव में अनाउंस किया जा सकता है, क्योंकि अब बैंकों ने ये भी शुरू कर दिया है कि हर गांव में जा करके वहाँ एक जीप में लाउड स्पीकर बांध देते हैं और उसके बाद फिर उस गांव के जो भी बकायेदार होते हैं उनके नेम का अनाउंस किया जाता है कि इनके इतने रुपए बकाया हैं, इनसे सभी लोग होशियार रहें। तो इस तरह से आपकी बेइज्जती की जाएगी ताकि आप इस बेइज्जती में आकर के अपने इस लोन को अदा कर दें। बाकी बैंक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी सिबिल अवश्य ख़राब कर देगा। तो दोस्तों, भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई लोन नहीं मिलेगा। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि बैंक आपको मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रताड़ित करेगा। उसमें फिर आपकी जब RC हो जाएगी तो अमीन भी आने लगेंगे, यानी राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, SDM महोदय भी आ सकते हैं वसूली के लिए। तो कुल मिला करके आपके जो जमानतदार होंगे उनको भी परेशान किया जाएगा। अगर किसी ने जमानत ले रखी है, आपके जो सेविंग अकाउंट होंगे उनमें होल्ड लगा दिया जाएगा, उनसे आप पैसे की जमा निकासी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की आपके सामने कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप KCC लोन लेने के बाद जमा नहीं करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।